एक्सपायरी है, हमने अभी एक पोल रन की और इनफैक्ट ट्विटर पे और इनफैक्ट अपने तीनों दिग्गजों से बात भी की, संतोष, राहुल और रुद्रा, सब बोल रहे हैं 17,200 के आसपास। इनफैक्ट निकुंज, ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक ऐसा बल्लेबाज है जो क्रीज से बाहर जाके खेलना चाहता है, चौके छक्के मारना चाहता है, लेकिन बॉलर का प्रेशर क्रीज के अंदर वापस उसको ले आ रहा है और 17,000 पे इस तरह की एक काम बन रहा है, ना आगे बढ़ रहा है ना नीचे गिर रहा है। कल रात को आईपीएल देख रहे थे क्या अजय? नहीं निकुंज, लेकिन आप देखिए लास्ट 3-4 दिन से एक टगोवर जैसा हो रहा है 17,000 पे, ना आगे बढ़ पा रहा है 200 की तरह के ऊपर और ना खास तौर पे नीचे गिर रहा है निफ्टी। देखिए अजय, निफ्टी भले ही बैकफुट पर हो मगर क्लीन बोल्ड नहीं हो रहा है इस समय, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना आपको थर्ड एम्पायर के पास जाना पड़ रहा है, ना आपको कोई इसके अंदर राय देखनी पड़ रही है। मार्केट इस समय बैकफुट पर ज़रूर है, मगर मार्केट के अंदर अभी भी जो आउट परफॉर्मेंस आ रहा है उस पर नज़र रखनी चाहिए। देखिए साहब, कल 17,000 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, जब नैस्डैक को 3% मार पड़ी थी। एफआई बेच रहा है, फिर भी जो मार्केट की जो कमर है इस समय टूटी नहीं है। तो अगर हम ग्लास हाफ फुल अप्रोच रखें तो ग्लास हाफ फुल अप्रोच इज़ अ बेटर अप्रोच, बिकॉज निफ्टी टिका हुआ है, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है और मार्केट के अंदर रोटेशन हो रहा है। मार्केट के अंदर रोटेशन विजिबल है। जो बड़ी एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं जिनके अंदर एफआई की ओनरशिप है, अच्छे नतीजे हों या ख़राब नतीजे हों, जो उनको ट्रीटमेंट मिला है एक ही प्रकार का मिला है। बजाज फाइनेंस नंबर्स ख़राब नहीं थे, गिरा है। एचडीएफसी बैंक नंबर्स ख़राब नहीं थे, फिर भी गिरा है। इन्फोसिस नंबर थोड़े ख़राब, थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, मगर इतने डिसअपॉइंटिंग नहीं थे कि वो 10% जा कर के गिरे। तो मार्केट के अंदर रोटेशन हो रहा है और हमें इस बात को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि मार्केट में ग्रोथ स्ट्रोक एक्सपेंसिव पी स्टॉक्स के अंदर इस समय बिकवाली है और हो सकता है वह बिकवाली रहे। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। तो यहाँ बिकवाली का दौर रह सकता है, लेकिन एक बात और एविडेंटली दिख रही है निकुंज की, डिप्स पे बाय तो हो रहा है। बजाज फाइनेंस के आप वॉल्यूम्स देखें, आप आईसीआईसीआई बैंक के वॉल्यूम्स देखें, तो वहां पर बाइंग हो रही है। क्या कहना चाहिए कि एक्यूमुलेशन का फेज भी चल रहा है, साथ साथ कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होंगे जिन्हें वॉच आउट कर सकते हैं? देखिए, इस समय स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक इस समय ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज अगर निफ्टी रेंज में है तो ये रेंज जरूर ब्रेक करेगा। शायद राहुल और रुद्रा मेरी बात से मानेंगे। रुद्रा जी, आप मंदी में थे भाई, मुझे याद है, क्या हुआ? लगता है yesterday इनफैक्ट निकुंज सर मिड कैप आईटी देखा है तो फॉर अ लॉन्ग टाइम 30-40% गिरावट के बाद में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ रही है, एंड इवन मॉर्निंग आई अपडेटेड दिस इज टाइम टू जस्ट स्टे अवे। हायर लेवल्स अगेन आई फील एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इज स्टिल देयर एंड इट्स अ गुड शॉर्टिंग प्लेस। तो उसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो प्रियंका, मुझे लग रहा है कि इस समय कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें। मुझे लगता है आईडीबीआई बैंक पे फोकस करना चाहिए। मैं आईडीबीआई बैंक में इसलिए बोल रहा हूँ, कल आईडीबीआई बैंक में हमें एक प्रकार का न्यूज़ फ्लो मिला है दैट गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक के अंदर अपनी पूरी ओनरशिप एग्जिट करना चाहती है। अगर सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी पूरी ओनरशिप एग्जिट करना चाहती है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा जी, इसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक प्रीमियम होगा और स्ट्रेटेजिक प्रीमियम अगर इसके अंदर मिलेगा तो उसकी वजह से इसका जो भाव है वह 46-47 रुपया नहीं रहेगा। एक प्रीमियम पे डील होगी, एक ओपन ऑफर ट्रिगर होगा, एक स्ट्रेटेजिक बायर आएगा। हो सकता है डील 12 से 18 महीने में हो जाए। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में नज़र रखनी चाहिए। दूसरी कंपनी एल्स्टिक में नेक आउट से एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है जस्ट डायल, इस पर नज़र रखिए। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश देखिए, कंपनी में देखिए किस प्रकार का चेंजेस आ रहा है। रिलायंस जियो का प्लेटफॉर्म बड़ा होने लगा है। तो मुझे लगता है कि एक नीश प्लेयर, एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। ये कंपनी रियल एस्टेट में जा रही है। ये कंपनी आने वाले समय में कुछ और नए इन्वेस्टमेंट्स कर रही है जिससे एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म बन जाए। तो दिस रियली कुड बी द डार्क हॉर्स। सो आईडीबीआई बैंक एंड जस्ट डायल, ये दो डार्क हॉर्स है मेरे हिसाब से, जो पोर्टफोलियो जो जिस पे दर्शकों को नज़र रखनी चाहिए। और एक और जो खबर है अजय, वह अंबुजा की डील। लगता है कि अंबुजा की होलसिम और अंबुजा की और एसीसी की जो स्टेक है वह आखिरी चरण में आ चुकी है। आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर हमें कुछ न्यूज़ अपडेट की उम्मीद है। तो अगर
सीमेंट के अंदर इतनी बड़ी एमएनए होती है तो जाहिर है जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं और ख़ास करके मिड टियर सीमेंट स्टॉक्स जिनके अंदर अभी वैल्यूएशन गैप काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है उसके अंदर भी री रेटिंग हो सकती है। बिल्कुल, वेरी करेक्टली सेड यहाँ पर निकुंज। गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स होलसेल को लेकर सीमेंट स्पेस लगातार फोकस में है ही और रामबुजा एसीसी पर लगातार इसके चलते नजर है, लेकिन इस बीच रिजल्ट स्पेसिफिक काफ़ी हम देख रहे हैं बाजार रिएक्ट भी करता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स कमोडिटीज़ में जो बढ़त है उसके चलते एफएमसीजी प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं। कल एचयूएल के नंबर्स आते हुए हमने देखे जो अनुमान से अच्छे दिखे। बजाज ऑटो का भी दमदार प्रदर्शन रहा। अब कुछ दिनों में ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आ जाएंगे। ऑटोमोबाइल स्पेस और साथ ही एफएमसीजी पर नजरिया एचयूएल बजाज ऑटो के नंबर्स के तर्ज पर। देखिए मार्केट में इस समय कमोडिटी और रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर के चिंता है। वो चिंता मुझे नहीं लगता है कि इस क्वार्टर में भी ख़त्म होने वाली है। आप अप्रैल ट्रेंड की अब बात करें तो किसी भी बड़ी सॉफ्ट कमोडिटी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जितनी भी सॉफ्ट कमोडिटीज़ हैं वो ऊपर ही गई हैं। और राहुल मुझे बताते रहते हैं कि वो कितने चिंतित हैं। उनको हमेशा अब इस बात की चिंता ज़्यादा होने लगी है कि नींबू दूध महंगा हो चुका है, तो अब अगली बार किस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। तो सॉफ्ट कमोडिटीज़ को लेकर के मुझे नहीं लगता कि रॉ मटेरियल प्राइसिंग में कुछ परिवर्तन आएगा। पाम ऑयल को लेकर के भी अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि इंडोनेशिया किस प्रकार की पॉलिसी अपनाएगा। तो फॉर एफएमसीजी कंपनीज मुझे नहीं लगता है कि इस क्वार्टर के अंदर भी कोई बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो उस सेक्टर को इस समय अवॉइड करना चाहिए जिसके अंदर डिमांड का प्रॉब्लम हो, जिसके अंदर वैल्यूएशंस का इशू हो और जिसके अंदर हमें पता है कि आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा मार्जिन्स को लेकर के। राइट, थैंक्स फॉर दैट निकुंज। इनफैक्ट